बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 30 में लास्ट एडजस्टमेंट को डिस्कस किया था। बड़ी हैवी सी अच्छी एडजस्टमेंट थी जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि उसने इस एग्जांपल को किस तरह सॉल्व किया है। इस एग्जांपल में ना, इस एग्जांपल की इस एडजस्टमेंट्स में एक हम लोग छोटा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं, और वो ट्विस्ट बेसिकली आपके आई कैप के एग्जाम में इन फ्यूचर में भी आपको देखने को मिल जाए। और वो ट्विस्ट क्या है कि यहां पर उसने कहा था, इसके ऊपर ना जरा सही से फोकस करना है आप लोगों ने, इस एग्जांपल के ऊपर देखिए। यहां पर उसने आपको बताया कि जो हम लोगों ने WDV आपको बताई है वो 1 जुलाई 2021 की है। ऑलराइट, और आप इसको अज्यूम कर लो जैसे ये 1 जुलाई 2022 की है। मीन्स दैट ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है। और अगर अब ये क्लोजिंग है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन वो इसमें से डिडक्ट कर चुका है। पहले हमने की थी इसकी, इस पर से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन डिडक्ट की, और उसके बाद हम लोगों ने WDV के ऊपर आए एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल गुजर गई, डेट ऑफ डिस्पोजल, हमने डिस्पोज कर दिया एसेट, लेकिन हमारी बुक्स में मौजूद है, और हमने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज की, और पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू 2040,000 है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अच्छा, ओरिजिनल एंट्री बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे हम लोगों ने कल बनाई थी। ओरिजिनल एंट्री में कोई चेंज नहीं है, वो बिल्कुल सेम सेम बनेगी। और क्या बनाई थी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपने पास ओरिजिनल एंट्री? क्या हमारे पास, सुने सुने बात सुने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही थी। जरा वैल्यूज मुझे बता दीजिएगा। 1636,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। साथ में बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया 1860,000, और प्रॉफिट और लॉस काउंट को वैल्यू चार्ज की 44,000, और हम लोगों ने ऑफिस मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3540,000। अच्छा, ये बात क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर भी ना थोड़ी सी मिस्टेक होगी कि ये जो डेप्रिसिएशन अभी हम लोगों ने चार्ज करनी है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें फर्क आएगा। अब इस चीज को अभी मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ, और लॉस के अमाउंट में भी फिर फर्क आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अब थोड़ा फर्क आएगा, और साथ क्योंकि हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की थी 8 मंथ्स की, वो 2040,000 पे की थी, जबकि 2040,000 पे नहीं होनी, वो एक डिफरेंट अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। अब जाके हम लोग उसको देखेंगे, तो साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या आएगी वो हम लोग देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस चेंज हो जाएगा, वो हम लोग रिकैलकुलेट करेंगे उसको। साथ में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर हम लोगों ने चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और क्या आएगा? आज वो 136,000 नहीं है, डिफरेंट अमाउंट आएगी, तो वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास ओरिजिनल एंट्री बनेगी। हमने क्या कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है? तो उसने बड़ी सिंपल सी बात की, उसने कहा भाई जो सेल प्रोसीड्स आई है ना, वो मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट की हुई है। अब उससे एरर क्या हुआ, या उसने क्या रिकॉर्डिंग की हुई है? उसने इसको इस तरह से लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,860,000 and accumulated depreciation credit 1,860। और उसने कहा कि मैंने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि उसने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी की है। ये अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, अच्छा, अब इसकी चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। तो कैलकुलेशंस में आप ये देखो कि उसने डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी की।
हमारे पास डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से यह मुराद है कि ओपनिंग पे जो भी मेरे पास WDV है, मैं उसका 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो रिमेनिंग, अगर सपोज कि मेरे पास 100 रुपीज है, 100% अमाउंट है, उस पे 10% मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी फॉर द ईयर, तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो वैल्यू किस पर आ जाएगी? तो ये जो वैल्यू है ना, 2040,000, ये बेसिकली 90% है। ये बेसिकली 90 पर एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपके पास वैल्यू है, ये आफ्टर 10% डेप्रिसिएशन, ये 90% अमाउंट है। आपने इसका 100% फाइंड कर देना है। अब यहां पर देखें, 2040,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब बात सुनिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपको ओपनिंग WDV मिल जाएगी। बात क्लियर? लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल जाएगा जो उसने चार्ज किया हुआ है। बात क्लियर? तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दूं तो ये वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है जो उसने चार्ज की हुई है, 226667। ये फुल ईयर डेप्रिसिएशन उसने चार्ज कर दी। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? जबकि इन रियलिटी 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा एसेट 28 फेब तक हमारे पास मौजूद था, तो वहां तक की डेप्रिसिएशन। तो हम यहां से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है तो 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन क्या होगी? 8/12, 151,111, अब ये ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास आ गई, 151,111। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? तो हम लोगों ने ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवरस्टेट किया हुआ है। कितनी अमाउंट से? तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लेंगे कि कितनी अमाउंट से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ओवरस्टेट किया हुआ। 226 7,556। बात क्लियर हो गई? अच्छा अब देखें, हमने अब देखना है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल एसिड्स की WDV। हमने देखनी है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल एसिड्स की WDV। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के भाई, आपके पास मंजिल एक हो ना, मतलब कॉलेज से घर तक जाना है, तो द वन एंड ओनली रूट नहीं होता। अगर एक तरफ से आप लोगों को किसी किस्म का कोई स्टॉपेज वगैरह मिल जाए तो लाजिम आप रूट चेंज कर लेते हैं। भाई कैलकुलेशन में भी ऐसा ही है, जरूरी नहीं है इसका एक ही रूट है आपने उस तरह से पहुंचना है। आपके पास ना मल्टीपल रूट्स अवेलेबल होते हैं। अब पहली क्या चीज आपके पास आ सकती थी कि आपने क्लोजिंग WDV ली, डिवाइडेड बाय 90, मल्टीप्लाइड बाय 100, ओपनिंग WDV पे पहुंच गए। तो आपको ओपनिंग WDV की वैल्यू क्या मिली एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर? मेरे पास इस एसिड की WDV क्या थी? 226667। ये स्टार्ट ऑफ द ईयर में मेरे पास WDV ऑफ द एसिड थी। अब इसके ऊपर 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो इसके ऊपर ये देखें 8 मंथ मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 8/, ये देखें ये 8 मंथ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये जो आपने इधर रिकॉर्ड कर दिया। तो इस अमाउंट में से 8 मंथ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस कर दो, तो हमारे पास आंसर आएगा 226667, पूरे लिखे हैं ना मैंने, -151 इज इक्वल टू 211,556। अच्छा, ये है आप लोगों के पास एट द डेट ऑफ डिस्पोजल WDV ऑफ एन एसिड।
यहां तक किसी को कोई शो कर लेंगे। अच्छा ये देखिए भाई, एक्टिव माइंड नहीं होगे चीजें कभी नहीं कर पाओगे। अभी यहां पर आपको समझाने के लिए मैं मौजूद हूं, आपको नहीं समझ आएगी मैं बताऊंगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भाई तन्हा होंगे, एडजस्टमेंट डिफिकल्ट होंगी, आपके दाएं बाएं वाले आपका साथ नहीं देंगे, वहां पर आपने चीजें खुद से सोचनी है। तो वो सोचने का प्रोसेस ना आपने आज से स्टार्ट करना है, कि भाई आपने आज से देखना है कि ये जब मुझ पे वक्त आएगा तो मैंने इस चीज को कैसे लेके चलना है। तो जब आपको प्रैक्टिस दी जाती है ना, तो उसमें 100% कॉन्ट्रीब्यूट करें। उसमें आप लोग फ्री ना बैठे कि टाइम गुजर जाएगा अभी डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, आपका नुकसान है उस चीज में। नहीं समझ आएगा, देखो प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा ना कि मुझे चीज समझ नहीं आ रही, और आप हमसे पूछोगे। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आप खामोशी से बैठे रहोगे, क्योंकि खुद आपको नहीं पता आपको समझ आया या नहीं आया। ओके, एटलीस्ट अपने बारे में सोच, बाकियों के बारे में बाद में सोच लेना। देखिए हमेशा जो नेकी की शुरुआत की जाती है ना, हमेशा अपने घर से करनी चाहिए। तो पहले अपने आप को देखो, खुद को इस काबिल बनाओ कि आप किसी और की हेल्प कर सको। जब आपके अपने पास कुछ ना हो, आप किसी और को 10 रुपए भी खैरात नहीं दे सकते। मीन्स दैट जब आपके अपने पास नॉलेज नहीं है इतना अच्छा, आप किसी और को क्या बताओ। तो इस वजह से अपने नॉलेज पे फोकस करो। अब यहाँ पे चीजें देखो, अब इसको दूसरा हम किस तरह से देख सकते थे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया कि ये होना चाहिए, और उसने क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया ये। तो ओवर स्टेटमेंट यहाँ पे चेक करें, उसने कितने की ओवर स्टेटमेंट कर दी, 226,667, ये उसने कैलकुलेट किया, ये उसने चार्ज किया। जबकि चार्ज होना कितना चाहिए था, 151,111। तो कितने की ओवर स्टेटमेंट है, 75,556। ये उसने ज्यादा डेप्रिशिएट कर दिया। तो भाई क्लोजिंग WDV में जाकर इसको ऐड कर लो, उसने ये ज्यादा लेस कर दिया ना, इसको जाके ऐड कर दो। तो यहां पे जाओ, ऐड करो, 2040,000 इज इक्वल टू, ये हाँ तो यार 555 कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन तो वैसे ठीक है ना, वो तो बाय मिस्टेक एक स्किप हो गया। कैलकुलेशन की समझ तो आ गई ना सब बच्चों को, कोई शो। तो देखो ओपनिंग से डेट ऑफ डिस्पोजल पर आओ, या क्लोजिंग से डेट ऑफ डिस्पोजल पर जाओ। डेट ऑफ डिस्पोजल पे WDV चाहिए, गॉट इट। जो एक्स्ट्रा आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, वो एक्स्ट्रा अमाउंट फाइंड करो और जाकर इसमें से लेस कर दो। अच्छा यहां पर एक रेक्टिफाइंग एंट्री आप रिकॉर्ड भी कर सकते थे, बस जरूरी नहीं है कि आप एक ही कंबाइंड एंट्री रिकॉर्ड करें, ये बात जरूरी नहीं है। आप इसकी अलग अलग से रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर दो। क्या भाई, आप डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को अलग से रिकॉर्ड करो। क्या चीज आप इस तरह से रिकॉर्ड करोगे, हम उससे कहेंगे भाई साहब आपसे ये गलती हुई, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ओवरस्टेट किया, तो जितनी अमाउंट से ओवरस्टेट किया उसका रिवर्सल रिकॉर्ड करो। तो एटलीस्ट आपका ये इशू रिजॉल्व हो गया है। अब आपने सिर्फ डिस्पोजल के बारे में सोचना है, अदरवाइज आपको देखना था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट से डेबिट, कितनी से क्रेडिट, मैं क्या करूं। अब यहां पे जाके कितने का डिफरेंस आ रहा था हमारे पास, ये 7,556। अच्छा इस बात में ये कोई मिस्टेक नहीं होती कि एग्जामिनर ने कंबाइंड एंट्री की हुई है, आपने सेपरेट एंट्री कर दी, ये कोई मिस्टेक नहीं है। क्या उसने सेपरेट किया, आपने कंबाइन कर दी। भाई आपके पेपर चेकर के पास इतना नॉलेज है कि अगर कंबाइंड एंट्री का सोल्यूशन उसके पास मौजूद है और उसकी सेपरेट क्या बनेगी वो कैलकुलेट कर लेगा, और आपने सेपरेट किया वो उसको ठीक भी कर देगा। ओके। अच्छा अब देखें, बस आपने रेक्टिफाइंग एंट्री ठीक से अब इसके साथ उसको नरेशन आ जाती कि जो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने ओवरस्टेट की, रिवर्सल ऑफ ओवरस्टेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये कहलाती है इसकी नरेशन। कि कुछ अल्फाज के अंदर आप लोग बताओ कि आपने किया क्या है। तो हमने उसे कह दिया कि भाई जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवरस्टेट था उसका रिवर्सल हमने अभी रिकॉर्ड किया है। अब चलते हैं डिस्पोजल की तरफ। अब यहां पर देखें, ये है मेरे पास एसिड की WDV एट द डेट ऑफ, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पता चल नहीं सकता। ये देखो 3,540,000,
लेस करोगे 2115558 3540। अच्छा 6 है तो 142,444 यही आंसर आ रहा है ना? 142। ऑल राइट। अच्छा अब यहीं से देख लो, एक ऐसी जो 21, ये कितनी अमाउंट 2.1 मिलियन का था, हमने उसको सेल किया 1.8 मिलियन पे, लॉस हो गया। तो लॉस की अमाउंट तो आप यहीं से भी फाइंड कर सकते थे। देख अदरवाइज 3,540,000 क्रेडिट इतना है, इस डेबिट को लेस करो तो भी आपके पास लॉस की अमाउंट आ जाएगी। और ये अमाउंट देखिए आपके पास क्या आएगी, 255,556। कैसे? 211,555,6 माइनस सेल प्रोसीड 1,860,000 इज इक्वल टू 55,556। और अगर यहां पर भी देखो तो बैलेंसिंग अमाउंट यही बनती है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा अब चलते हैं जरा रेक्टिफाइंग एंट्री की तरफ। अब अगर इधर रेक्टिफाइंग एंट्रीज में आप लोग देखें तो भाई बैंक को डेबिट होना था और हमने कर दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब सिर्फ फर्क क्या है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को डेबिट होना था, हमने नहीं किया। हम करेंगे लेकिन अब सिर्फ इस अमाउंट से नहीं करेंगे, नहीं डबल से भी नहीं करेंगे। बात सुने, एक तो ये कि इसको चार्ज करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा ये जो हमसे गलती हो गई थी कि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट किया था, इसको भी डेबिट करेंगे। तो टोटल जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ने हमारे पास डेबिट होना है वो 142,444 प्लस 1,860,000 328। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्लियर है ये बात सब बच्चों को? देखें, क्रेडिट किया बाय मिस्टेक, इसका डेबिट, और ये जो डेबिट हमने रिकॉर्ड करना था ये मैंने मर्ज करके लिख दिया कि टोटल एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इस अमाउंट से डेबिट हो जाए। क्लियर? और साथ में देखें प्रॉफिट और लॉस, 255,556 और 3,540 और ये डेबिट क्रेडिट इक्वल है ये एंट्री। अच्छा अब इसको मजीद अगर मर्ज करते हैं मतलब तो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट हो जाता 328 टेट्रा 4 प्लस 75556, ये जो भी अमाउंट आती है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इस अमाउंट से डेबिट होता। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 255,556, ऑफिस मशीनरी डेबिट हो क्रेडिट होता 3,540,000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट होता 7,556। ऑल राइट, तमाम बच्चों को ये इशू समझ आ गया? कैलकुलेशन में कोई मसला? गुड, शाबाश। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 31 जो आप लोगों की होम असाइनमेंट्स का पार्ट थी, वैसे कंपैरेटिवली जरा इजी सी एग्जांपल थी। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट को देखें, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द अबव आइटम्स एंड रीकैलकुलेट द फॉर द, अब हमारी वर्किंग इसके ऊपर भी होती रहेगी कि एरर्स की वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एडजस्टमेंट्स होनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट से मुराद बेसिकली अपने प्रॉफिट्स, कि हमारे प्रॉफिट्स की वैल्यू अगर हम लोगों ने उसी एरर्स के साथ ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली तो लाजमी बात है फिर प्रॉफिट भी तो ठीक नहीं आया। तो कहते हैं अगर आज हम लोग उनको रेक्टिफाई करने जा रहे हैं तो हमें बताएं हमारा करेक्ट प्रॉफिट क्या होगा। अब इसका मतलब कि भाई वो कहता है दोबारा से सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते,
आप ये लें प्रॉफिट की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की थी और ये गलत है, आप इसको ठीक करके दे दें कि इन एरर्स की वजह से इस प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह से हमारे नॉन करंट एसिड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे करंट एसिड, हमारी लायबिलिटीज, हमारे कैपिटल, जो प्रॉफिट पे चेंज आएगा उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके कैपिटल पे होता है, तो कैपिटल में वो चेंज आएगा। तो कैपिटल में सिर्फ चेंज लाजमी बात है, फिर आपके एसिड या लायबिलिटीज में से भी कोई ना कोई चेंज हो रहा है, तो इन इम्पैक्ट्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि एरर्स को ठीक कैसे करना है, अब आपने एक स्टेप आगे जाके सोचना है कि इसका इम्पैक्ट कहां कहां पर है। जैसा कि इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो फॉलोइंग एरर्स, यहां से द ट्रायल बैलेंसेस ऑफ एस्ट्रोन प्रोडक्ट्स शोड अ शॉर्ट क्रेडिट ऑफ रुपीज 6264 एज एट 30 जून 2013। अब भाई मुझे डेबिट का टोटल क्या है, क्रेडिट का टोटल क्या है, ये जानने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या चीज चाहिए थी कि भाई डिफरेंस कितना है, और उसने वो बता दिया कि डिफरेंस है 6264। कौन सी साइड पर है, कहता है क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो सस्पेंस अकाउंट की नेचर क्रेडिट, क्रेडिट साइड सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा 6264। बात क्लियर। नेक्स्ट देखें जरा, कहते सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर द डिफरेंसेस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज कैलकुलेटेड एट रुपीज 6, जिसको हम लोगों ने ठीक करके देना है। अच्छा, अब कौन कौन से एरर्स हुए यहां पर, कहते हैं द फॉलोइंग एरर्स एंड एडजस्टमेंट्स वर डिस्कवर्ड सब्सिक्वेंटली। अब अगर कोई इजी होगी तो उसको तो हम जल्दी से देख लेंगे, अदरवाइज अगर कहीं पे डिस्कशन की जरूरत होगी तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे उसको। जैसा कि अब आप लोगों ने ज्यादा मेरी हेल्प करनी है इन चीजों में। अच्छा, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने बना के देनी थी उसको जस्ट और नेट प्रॉफिट को ठीक करके देना था हम लोग। अच्छा, ये दोनों काम साथ साथ चल सकते हैं, दोनों काम साथ साथ लेके चल सकते ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। अब हमने क्या करना है, हम जाएंगे इधर, ये हमारे पास है एग्जाम्पल 31। भाई ये समझ लीजिए जैसे आपके पास आपकी शीट है जिसके ऊपर आपने सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, और ये इसकी दो साइड्स हैं, मतलब आप इसको हाफ हाफ कर लें, तो ये इसकी दो साइड्स हमारे पास आ गई। फर्स्ट साइड पर आपने यहां पर अपने पास लिख दी जर्नल एंट्रीज, और नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने लिख लिया रिकैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, उसने सस्पेंस अकाउंट नहीं मांगा तो आपको एज सच बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द एंड हम लोग देख लेंगे कि सस्पेंस अकाउंट हमारा बिल्कुल इक्वल हो चुका होगा। अच्छा, रिकैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन के करने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि आपने सॉल्यूशन को प्रिपेयर किस तरह से करना है। तो अब यहां पर आएंगे और आप लिखेंगे प्रॉफिट एज गिवन, अच्छा भाई आपकी हैंड राइटिंग इतना कोई इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन ऐसी हो रीडेबल कंडीशन में, मतलब डॉक्टर्स वाली ना हो कि पढ़ा ना जाए, आपकी हैंड राइटिंग बस इतनी हो वाजे तौर पर कि आप पता चले आपने लिखा क्या है। अब देखिए हमारे पास गिवन प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, 956,180। अब आ जाए इधर, एन इनवॉइस ऑफ ₹3700 was debited to purchases, but the goods were received after year end and were not included in the, बेटा इनवॉइस कब आ रही है, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती, हमें गर्ज होती है गुड्स रिसीव की हैं या नहीं की। अच्छा, सेम केस सेल के ऊपर होता है, कस्टमर को इनवॉइस कब दे रहे हैं इस बात से सच कोई गर्ज नहीं होती, गुड्स उसको हैंड ओवर कब की हैं इस बात से हमें गर्ज होती है। अब देखें, जब आपने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स रिसीव ही नहीं की, आपके परचेजेज ही नहीं है। जब आप लोगों ने
ड्यूरिंग द ईयर गुड्स रिसीव ही नहीं की, आपकी वो परचेजेस ही नहीं, और आपने उनको अपनी परचेजेस रिकॉर्ड कर दिया है, तो मतलब आपने अपनी परचेजेस को ओवरस्टेट कर दिया। अच्छा, फिर वो आपसे ये कह रहा है कि भाई जब गुड्स रिसीव नहीं की, तो मतलब मेरे क्लोजिंग स्टॉक का तो वो हिस्सा ही नहीं है। जब मैं अपने वेयर हाउस में गया, तो उसमें वो गुड्स शामिल होंगी, और मैंने आपसे कहा था जब तक क्वेश्चन में बता ना दे तो आपने पीरियोडिक सिस्टम कंसीडर करना है। तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक का पता ही मेरे वेयर हाउस में जाकर पता चलता है कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ऑलराइट, तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, परचेजेस ओवरस्टेटेड है, ये बात समझ आ गई। तो अब परचेज की नेचर डेबिट ओवरस्टेटेड है, तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम लोग सप्लायर को डेबिट कर देंगे और अपनी परचेज को, अच्छा इसने आपको तीन ऑप्शन बता दिए कि भाई ये सप्लायर को कर दो क्रेडिटर अकाउंट, सप्लायर क्रेडिटर अकाउंट एक ही चीज होता है। दूसरा आ रहा है गुड्स इन ट्रांजिट, और गुड्स इन ट्रांजिट से मुराद होता है ऐसी गुड्स जो हमारे रास्ते में हैं, अभी तक वेयर हाउस तक नहीं पहुंची। तो इसमें जो बेस्ट है ना वो हमारे पास है पेएबल, हमारा सप्लायर नेम है, तो आप अपने सप्लायर्स को, अपने पेएबल्स को डेबिट करोगे और अपने पास अपनी परचेजेस को क्रेडिट कर दो। क्या आपको ये बात समझ आ गई है सबको? अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब जाएंगे तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे अपने पास ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? 3700 से। और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3700 से। ऑलराइट, यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिएगा, इसका इफेक्ट हम लोगों ने लेकर जाना है प्रॉफिट के ऊपर। आपने हर रेक्टिफाइंग एंट्रीज में से देखनी है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हेड कौन सा है। अगर आप लोग यहां पे ट्रेड पेएबल की बात करते हैं, तो बेटा ट्रेड पेएबल आपकी लायबिलिटी है, इसका ताल्लुक आपकी बैलेंस शीट से, इसका ताल्लुक आपके प्रॉफिट और लॉस से। इसके डेबिट होना, इसका क्रेडिट होना आपके प्रॉफिट को हिट नहीं करेगा। लेकिन परचेजेस का ताल्लुक आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से है। अब हमने ये देखना है कि भाई ये परचेजेस मेरे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट डालेंगे, तो उसके लिए ना आपको रिलेशनशिप का पता होना जरूरी है। अब देखें, आपकी परचेजेस ज्यादा हो तो आपको पता है कि आपकी परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो रही होती हैं। yes, अगर आप परचेजेस को ज्यादा करते हो, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो गई, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपने अपनी परचेजेस को ज्यादा किया हुआ था, ज्यादा करने की वजह से आपका प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया। अब क्या करेंगे? परचेजेस को जाकर ऐड कर देंगे। 30, क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? yes, अच्छा, साथ में इसके जरूर लिखा करो कि भाई एडजस्टमेंट कौन सी है। फौरन इसके साथ लिखो कि भाई ये फर्स्ट एडजस्टमेंट में से मैंने ये वाली अमाउंट उठा लिया, ताकि उसके लिए चेक करना इजी हो कि ये जो अमाउंट है। अब आपने इधर 1 लिख दिया ना, वो जाके सिर्फ फर्स्ट एडजस्टमेंट देखेगा, हाँ बिल्कुल ठीक किया इसने, और आपको मार्क्स मिल। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सारे ऐड वाले आइटम्स पहले लिखो और सारे लेस वाले आइटम्स एंड पे लिखो, क्योंकि हमें क्या पता अगली एडजस्टमेंट में क्या होने वाला है। हमने एडजस्टमेंट के सीक्वेंस से चलना है, ऐड हो रहा होगा तो ऐड करते जाएंगे, लेस हो रहा होगा तो ब्रैकेट्स में लिखते जाएंगे। क्लियर? तो आपने उस चीज पे नहीं परेशान होना, और फिर हमें ये भी नहीं पता कितने आइटम्स ऐड होंगे कितने आइटम्स लेस होंगे, तो आपने अपने क्वेश्चन के सीक्वेंस से चलते जाना है। जहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, इस तरह से आपको अब आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने पेपर को प्रिपेयर किस तरह से करना है, पेपर में प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की कैसे होनी चाहिए। अब यहां देखें सेकेंड वन, कहते हैं स्टोर इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज एंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज वाज सोल्ड फॉर रुपीज। अच्छा, अब यहीं से पता चल गया कि 1100 रुपए का लॉस हो चुका है। 3600 रुपए का एक इक्विपमेंट मैंने 2500 रुपए में बेचा, 1100 का लॉस हो गया मुझे, और लॉस मेरे प्रॉफिट में जाएगा और प्रॉफिट को कम करेगा। अच्छा, फिर कहते कैश वॉज डेबिटेड,
कहते हैं ये जो मैंने 2500 लिया है ना, ये तो मैंने डेबिट कर दिया, करना भी चाहिए था। फिर एंड स्टोर इक्विपमेंट वाज, अब स्टोर इक्विपमेंट तो अपनी कॉस्ट से जाके क्रेडिट होता, जबकि हमने कैश के अमाउंट से कर दिया, 2500 से हम लोगों ने कर दिया। कहते इसके अलावा मैंने किसी किस्म की कोई एंट्री रिकॉर्ड, हमने उसको थैंक यू बोला कि शुक्र है आपने कुछ नहीं और रिकॉर्ड किया, वरना वो भी मसला बन जाता, जितना वो रिकॉर्ड करता उतना मसला बन जाता। अच्छा, अब ये क्या करना था, ये देखिए भाई, इन एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी थी, वो होनी थी हमारे पास इक्विपमेंट अकाउंट में हो जाना था क्रेडिट, कितने से। अब देखिए बेटा, यहाँ पे उसने डेप्रिसिएशन की कोई बात नहीं की कि कितने % डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है इसके ऊपर, या इस किस्म की कोई चीज इक्विपमेंट के ऊपर नहीं बताई। इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन की कोई बात की है? वो फर्नीचर है हमारे पास, इस इधर उसने ऐसी कोई बात नहीं की, तो हम अज्यूम कर रहे हैं उसने डेप्रिसिएशन सही चार्ज की हुई है। दूसरी बात, उसने हमें एट द डेट ऑफ डिस्पोजल उसकी WDV बताई है, हैविंग WDV ऑफ दिस, तो वो एट द डेट ऑफ डिस्पोजल है, तो मतलब वो डेप्रिसिएशन बिल्कुल सही चार्ज कर चुका है। हाँ, अगर वो बताता है कि ओपनिंग WDV 3600 है, या एट द एंड ऑफ द ईयर WDV, जैसे अभी हमने एक एडजस्टमेंट की थी, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। हाँ, या तो ये बता देता कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इतने % है और ये वाला मेथड है, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती। लेकिन जब डेप्रिसिएशन के बारे में खामोश है तो हम कुछ नहीं करें। क्लियर? अच्छा, अब इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा अपनी कॉस्ट से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने डेबिट होना था कॉस्ट और WDV का डिफरेंस, और वो हमारे पास है। लॉस का हमें वैसे ही यहीं से पता चल गया था, 1100 का लॉस, प्रॉफिट और लॉस, और बैंक में या कैश अकाउंट डेबिट होगा, ये इन एक्चुअल जर्नल एंट्री थी जो हमें रिकॉर्ड करनी थी। हमने अब तक क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की, कहता है भाई मैंने बैंक को डेबिट किया कितने से, और इक्विपमेंट को क्रेडिट किया 2500। अब हमने रिकॉर्ड करनी है इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री, तो हमारे पास इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी जी, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट होगा 4500 से, शाबाश। प्रॉफिट और लॉस काउंट क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट होगा 1100 से, और इक्विपमेंट क्रेडिट होगा रिमेनिंग अमाउंट से। 8100 से करना था भाई, 2500 से तो कर लिया है ना, तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, तो वो 5600 यहाँ पर। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, रेक्टिफाइंग एंट्री में किसी को कोई इशू? अच्छा, अब बात सुनिएगा बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ताल्लुक होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ताल्लुक नहीं हो। ये आपके एसेट्स को रिड्यूस करेगा, आपके प्रॉफिट्स को रिड्यूस नहीं करेगा ये। दूसरी बात, इक्विपमेंट ये आपका नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स कम होंगे, लेकिन ये जो आपको लॉस आया 1100 का, ये लॉस आपने जाके रिकॉर्ड करना है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। ये कोशिश कीजिएगा थोड़ा इसी तरह से लिखा करें, मतलब पता हो कि आप लिख क्या रहे हैं, कितना, क्या ऐड करूं, बस यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, स्टार्ट में ऐड लेस लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो तो अच्छी बात है, लेकिन ना भी लिखो तो ब्रैकेट से पता चल जाएगा, ब्रैकेट लगा दी तो मतलब लॉस हो रहा है, हम लोग इसको लेस करने जा रहे हैं। किसी को कोई इशू? तो देखो यहाँ पर इन्होंने भी, ये देखें, आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी, क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, नेक्स्ट, थर्ड ट्रांजैक्शन, अ चेक ऑफ रुपीज
देखिए भाई, ये ऐसा टॉपिक है जिसके अगर 5 से 6 क्वेश्चन आप इसी तरह बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, तो आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले इन चीजों को। आप इजीली मैनेज कर लेंगे। फिर चाहे आप देखिए मैक्सिमम कितने एरर्स बता देगा, 12 एरर्स हम लोगों ने पढ़े, उन्हीं के दरमियान ही घूमता रहेगा ना। उनकी सारी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। अब हर स्टेटमेंट में उन्हीं से रेलिवेंट, कभी अंडर स्टेट कर देगा, कभी ओवर स्टेट कर देगा, कभी डेबिट को क्रेडिट कर देगा, कभी नहीं लिखेगा, कभी एक अकाउंट को डेबिट करना था दूसरे को जाके क्रेडिट कर देगा। वो सारी प्रैक्टिस हो जाती है। ऑल राइट। अच्छा अब देखो, आज का फोकस होना है प्रॉफिट्स के कैलकुलेशंस के ऊपर। अब देखो, कहते हैं अ चेक ऑफ ₹1850 रिसीव फ्रॉम अ, तो जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए? कस्टमर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मतलब रिसीवेबल अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट 1850। अच्छा फिर क्या कहता है? कहते हैं वॉज डिसऑनर्ड ऑन, जबकि मैं अकाउंटिंग जो कर रहा हूं वो 30 जून मेरा अकाउंटिंग एंड है, ड्यूरिंग द ईयर डिसऑनर हो चुका है। तो डिसऑनर होने पर उसका रिवर्सल बनता है। रिवर्सल क्या बनता है? रिसीवेबल टू बैंक। बात क्लियर? जब चेक रिसीव किया बैंक टू रिसीवेबल, और जब डिसऑनर हुआ तो रिसीवेबल टू बैंक। अब उससे पूछते हैं भाई उसने रिकॉर्ड किया या नहीं किया, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर की बात थी, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अब कहते हैं बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स, कैश देयर अगेंस्ट वॉज रिसीव्ड आफ्टर, मतलब अब तक तो नहीं आया तो फिर मेरा रिसीवेबल है। अच्छा नो एंट्री वॉज मेड, बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि चेक रिसीव करने की एंट्री भी नहीं रिकॉर्ड की। बात हो रही है डिसऑनर होने की। वो आपसे ये कह रहा है कि एक ऐसा चेक जो मैंने एक कस्टमर से रिसीव किया था वो डिसऑनर हो गया और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो डिसऑनर होने की एंट्री जाके रिकॉर्ड कर दो। तो डिसऑनर होने की एंट्री क्या बनेगी? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और तो भाई अब पैसे इस साल के अंत तक रिसीव नहीं हुए तो करंट एसेट में मेरे रिसीवेबल का पार्ट बन जाएगा वो। बात क्लियर हो गई? और मेरा बैंक का बैलेंस जो मैंने पहले इंक्रीज किया था वो डिक्रीज हो जाएगा, तो एसिड एसिड को एडजस्ट कर लेगा। बात क्लियर? तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या जाके रिकॉर्ड करेंगे यहां पर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा 1850, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन। ऑल राइट। अच्छा अब प्रॉफिट में क्या फर्क जाएगा? कोई फर्क नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के एलिमेंट्स दोनों ही एसेट्स हैं और दोनों बैलेंस शीट को इफेक्ट। अच्छा बैलेंस शीट में भी अगर आप लोग देखें करंट एसेट का टोटल सेम रहेगा, नेट नॉन करंट एसेट का टोटल भी सेम रहेगा। सिर्फ करंट एसेट अपने अंदर अपने जो सब अकाउंट्स हैं उनको कम ज्यादा कर दें कि रिसीवेबल ज्यादा हो जाएगा और बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। टोटल पे कोई फर्क भी नहीं जानना। बात क्लियर? नेक्स्ट देखो। अब ये बात आपको समझ आ गई सब बच्चों को? मतलब ऐसा नहीं है कि हर एरर का इंपैक्ट आपके प्रॉफिट पर। क्लियर? तो आपने सिर्फ वो वाले देखने हैं हेड्स जिनका ताल्लुक प्रॉफिट और वो कौन से हैं? सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेजेज, परचेजेज रिटर्न, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये 6 किस्म के आइटम्स हैं। तो एक्सपेंसेस में ही लॉसेस आ जाते हैं और अदर इनकम में गेन्स ऑन डिस्पोजल आ जाते हैं। क्लियर जी? फोर्थ वन, अच्छा यहां से इसको देखो तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। फोर्थ वन, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज was entered in the, अब देखो फिक्स एसिड था, परचेजेस को चला गया। कौन सा एरर है ये? एरर ऑफ प्रिंसिपल, या एरर ऑफ, नहीं,
एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ये एरर ऑफ कमीशन, ये एरर ऑफ कमीशन, ये देखो, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये एरर ऑफ कमीशन के अंदर क्या होता है कि ट्रेड पे इंडिविजुअल अकाउंट सेम रहते हैं, मतलब पेबल्स हैं, पेबल ही रिकॉर्ड किया है, लेकिन मिस्टर ए था भी रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पर अकाउंट की टाइप गलत हुई तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल बन जाता है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है आपके पास। अच्छा, अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है? कहते हैं कि भाई आपने बेसिकली ऑफिस इक्विपमेंट लिया, लेकिन आपने उसको क्या रिकॉर्ड किया? परचेज, परचेजेस के तौर पे जाके रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या इसको ठीक कैसे करेंगे? भाई जाओ ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करो और परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करो। अब पहली एंट्री आपके पास यही बनेगी, ऑफिस इक्विपमेंट। अच्छा, आप लोगों ने ना ये यहाँ पे कंप्लीट लिखने, आपने इस तरह से ये डॉट्स नहीं लगा देने, आपने कंप्लीट लिखने हमेशा, अदरवाइज कैंसिल हो जाती हैं ये चीजें। ऑफिस आप लोगों ने किसी किस्म की कोई अब्रीविएशन यूज नहीं करनी जब तक के वो स्टैंडर्ड ना हो। जैसे कि भाई डेबिट को डीआर लिख दो, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन डेटर को डीआर लिख दो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर? अब यहां पर टाइम सेविंग के लिए इक्विपमेंट को ई क्यू और इस तरह लिख देते हैं, आपने एग्जाम में ऐसा नहीं करना। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेजेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,200। अच्छा, अब अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कोई बात ना हो तो फिर तो हम लोग भी इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज बेटा अगर फिक्स एसेट्स है तो डेप्रिशिएट होगा, अगर फिक्स एसेट है तो डेप्रिशिएट। अब जब आपने उसको फिक्स एसेट रिकॉर्ड ही नहीं किया तो आपने क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी? अब फिक्स एसेट ही हम आज रिकॉर्ड कर रही हैं, तो हम उसके ऊपर आने वाले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी चार्ज करेंगे। तो क्या कहते हैं आपसे यहाँ पर, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ। अब अगर यहां पर होता ना कि डेट बता देता तो अकॉर्डिंग टू डेज, अकॉर्डिंग टू मंथ में डेप्रिसिएशन चार्ज करता, लेकिन अगर उसने डेट ऑफ परचेज नहीं बताई तो आप लोग फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, इन द ईयर ऑफ एडिशन। गॉट इट? तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की तो इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास बनेगा, और एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 15 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, अब अगर प्रॉफिट्स में इसकी बात करें तो भाई ऑफिस वन बाय वन चलना है, ऑफिस इक्विपमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन परचेजेस का है। अच्छा, परचेजेस के बारे में हमने पहले भी देख लिया था, पहले भी क्रेडिट हुई थी, हमने ऐड की, तो अब भी क्रेडिट हुई, हम ऐड कर देंगे। तो यहां पर हम लोग जाके लिखेंगे फोर्थ ट्रांजैक्शन। अब जहां से उसे आइडिया हो जाएगा कि थर्ड वन की कोई एडजस्टमेंट नहीं की इसने। फोर्थ ट्रांजैक्शन यहां पर आ जाएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इस तरह से ना क्लैरिटी आ जाएगी कि बेसिकली सिर्फ परचेजेस नहीं है, फिक्स एसिड का परचेज था जो परचेजेस के तौर पर आए, जो परचेज ऑफ फिक्स ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। अच्छा, यहां पे अमाउंट कितनी ऐड करूं, लेस करूं? ऐड करूंगा। अच्छा, आपको ये बात समझ आ गई कि ऐड क्यों कर रहा हूं? परचेजेस मैंने रिकॉर्ड की हुई थी तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ पड़ा है। तो परचेजेस को जब कम करूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी और प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? तो सेकंड इंपैक्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हाँ, पूरे नंबर चाहिए तो पूरा ही लिखना जी। बेटा आपने कंप्लीट लिखना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब देखो बेटा, एक्सपेंस चार्ज नहीं किया हुआ तो आपके एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड है, एक्सपेंसेस के कम होने से प्रॉफिट ज्यादा हुआ पड़ा है। अब जब आप अपने एक्सपेंस को इंक्रीज करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से आपके प्रॉफिट में डिक्रीज आएगा 1520।
बात क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, अब ये फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन सब बच्चों को समझ आ गई जितने बच्चों ने पूछा था मुझसे। नेक्स्ट देखें फिफ्थ वन। अच्छा बेटा यहाँ पर हम लोग कोई जर्नल एंट्री नहीं बना रहे होते परचेज ये रिकैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर, तो ये जो हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, आप इधर ये भी लिख सकते थे फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्डेड एज परचेजेस, मतलब एक डिस्क्रिप्शन। तो जरूरी नहीं आप सिर्फ परचेज लिखें, सिर्फ फिक्स एसेट लिखें। तो क्लैरिटी के लिए आपसे बता दें कि भाई फिक्स एसेट था लेकिन हमने परचेज रिकॉर्ड की, तो शॉर्ट फॉर्म है फिक्स एसेट्स पर रिकॉर्डेड एज परचेज, तो भाई मैंने उसका रिवर्सल रिकॉर्ड किया। क्लियर? नेक्स्ट देखें, परचेज इनवॉइस ऑफ ₹197 वॉज डेबिटेड। अच्छा वैसे परचेजेस डेबिट होंगी और सप्लायर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट किया एज रुपीज एन पर परचेज इनवॉइस ऑफ ₹197 और हमने इसको डेबिट किया सप्लायर्स के अकाउंट में 917। अच्छा अब इसकी एडजस्टमेंट क्या बननी चाहिए हमारे पास? अब देखिए परचेजेस के बारे में वो खामोश है, तो मतलब वो ठीक है, परचेजेस की कोई इशू नहीं। मुझे सप्लायर अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था 197 से, और मैंने सप्लायर अकाउंट को डेबिट कर दिया 917। तो पहले तो मैं इसका रिवर्सल डालूंगा ना 917 का, साथ में मैं जाकर क्रेडिट 197 रिकॉर्ड भी करूंगा। तो बेसिकली मेरे पास सप्लायर अकाउंट क्रेडिट होगा 917 प्लस 197 111 4 के साथ, और डेबिट इंपैक्ट क्या आ जाएगा? सस्पेंस। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्या रिकॉर्डिंग होगी? देखें फिफ्थ ट्रांजैक्शन सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे 111 और सप्लायर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सस्पेंस अकाउंट हम लोगों ने पढ़ा था कि आपने इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एलिमेंट कंसीडर करना है, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एलिमेंट नहीं है। और दूसरा सप्लायर्स वो आपकी करंट लायबिलिटी है। क्लियर? तो प्रॉफिट पे कोई फर्क, भाई प्रॉफिट पे फर्क पड़ना था परचेजेस का, और वो ठीक रिकॉर्डेड है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखें। अच्छा यहाँ पे ना ये जरा चेक भी, अक्सर कोई मिस्टेक वगैरह मिल जाती है तो हम लोग इसको यहाँ से वेरीफाई भी करते जाएं, तो आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ आ गई होंगी, ऐसा ही है जी। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न बुक was अंडर कॉस्टेड बाय ₹650। भाई देखें परचेज रिटर्न बुक अंडर कॉस्ट है, तो अंडर कॉस्ट मतलब उसका टोटल। तो परचेज रिटर्न की नेचर क्या होती है? भाई अंडर कॉस्ट है तो दोबारा क्रेडिट कर दो। किसको? परचेज रिटर्न को। तो दूसरा इम्पैक्ट सस्पेंस, अगर उसके इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में मिस्टेक होती तो साथ में सप्लायर भी ठीक होता। ऑलराइट, जब टोटल में मिस्टेक हो ना तो सप्लायर ठीक है, आपने सप्लायर को फिर नहीं ठीक करना, फिर सिर्फ आपने इस बुक को जाके ठीक किया। तो आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। कितने से थी अंडर कॉस्ट? 650। अच्छा अब इसका जरा इम्पैक्ट बताएं। देखिए बेटा परचेजेस रिटर्न आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में लेस होती है,
एम आई राइट? तो जितनी ज्यादा अमाउंट लेस होगी उतनी कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है। ओके, लेकिन आपने तो कम अमाउंट लेस की है, आपने अंडर कॉस्ट किया हुआ था ना, आपकी कम अमाउंट लेस करने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो गई। स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल के ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट, अब जब आप अपनी परचेज रिटर्न को जाके इंक्रीज करोगे मजीद 650 से, कॉस्ट ऑफ सेल ने कम हो जाना है और आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। बात क्लियर? मतलब आपने डायरेक्ट प्रॉफिट पे नहीं पहुंच जाना, आपने ना उसको स्टेप बाय स्टेप के इसकी वजह से इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल का इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या है, उसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे क्या है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे इसके अगेंस्ट, परचेसिस रिटर्न के अगेंस्ट प्रॉफिट इंक्रीज कर जाए 650 से। बात क्लियर? ये हमारे पास कौन सिक्स, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। जी, ये देखें इधर, इन्होंने भी सस्पेंस अकाउंट टू परचेजेस रिटर्न। अच्छा, अब सेवन ट्रांजैक्शन, सेवन ना बिल्कुल ऐसी है जैसे अभी इक्विपमेंट वाली थी। अच्छा, जरा गौर से देखें इसको। कहते हैं ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर अकाउंट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज रुपीज इंस्टेड ऑफ रुपीज। कौन सा एरर है? बैलेंसिंग एरर है। अच्छा, अब क्या करना है? कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ, अच्छा क्या था, कहते हैं वाज ब्रॉट फॉरवर्ड, जो हम उसको ओपनिंग बैलेंस लेकर आए 18,300, जबकि आना कितना चाहिए था, हमने अपने एसेट्स को ओवरस्टेट किया। तो सबसे पहले कितनी अमाउंट से हमने इसको ओवरस्टेट किया, हम लोग अपनी एसेट्स को अंडरस्टेट करेंगे। कौन सा है ये एसेट? फर्नीचर। हम लोग फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 4,500। अच्छा, तो इसका दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस अकाउंट के पास, सस्पेंस अकाउंट 4,500 से डेबिट हो जाएगा। अच्छा, अब बेटा जो ओपनिंग बैलेंस होगा हमने डेप्रिसिएशन उसके मुताबिक चार्ज की हुई होगी। डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ रही है? एट अ रेट ऑफ, तो बेटा ऐसा नहीं है जैसे मैंने फिर डेप्रिसिएशन भी 1830 रिकॉर्ड की है, जबकि रिकॉर्ड कितनी करनी थी? 1380। ऐसे ही है ना? तो मैंने अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ओवरस्टेट किया हुआ है। कितनी अमाउंट से? तो जाकर यहां पर उसका रिवर्सल रिकॉर्ड करेंगे क्या? अब देखिए, जहां पे वो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है हम उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर हमारे पास एक आया था फिक्स एसेट, वहां पर उसने इक्विपमेंट, वहां पर उसने बात नहीं की थी डेप्रिसिएशन की, हमने भी अकाउंट फॉर नहीं की। जब डिस्पोजल हुआ था तो हमने भी अकाउंट फॉर नहीं किया उसको। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन 450। अच्छा, अभी ये 450 आपने कैसे फाइंड किया? आपने ये देखा कि हमारे पास ओपनिंग में ये बैलेंस था, तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 1830, होना ये चाहिए था, तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन आ रही है 1380, हमने दोनों का डिफरेंस ले लिया। अच्छा, इसका शॉर्टकट है कि भाई जो चेंज, ये उस सूरत में जब आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कि भाई जो चेंज आपके एसिड की वैल्यू के ऊपर है उसके ऊपर 10% अप्लाई कर दो। अच्छा, दूसरी बात, अगर एसिड डेबिट हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना। रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर एसिड डेबिट हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है, मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगर एसिड क्रेडिट हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रिवर्सल रिकॉर्ड करना है। बात क्लियर हो गई? अब मैंने यहां पे देखा कि एसिड अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो बेटा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कम होगा।
और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर होती है क्रेडिट, कम होने से मुराद डेबिट। कितना? 4500 का 10%। अब ये दोनों मेथड्स आपके पास थे कि आप इस एसिड की अमाउंट, एसिड की वैल्यू में जो चेंज आए उसके ऊपर 10% चार्ज करते हैं, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करें और इनका डिफरेंस आके देख लें। बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब इसका जरा इफेक्ट देखते हैं प्रॉफिट्स के ऊपर। फर्नीचर अकाउंट का कोई ताल्लुक नहीं हमारे प्रॉफिट और लॉस से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं, सस्पेंस का कोई ताल्लुक नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और यहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं हो रहा, ये है रिडक्शन इन एक्सपेंस। तो ड्यू टू रिडक्शन इन एक्सपेंस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे जाएंगे 7 ट्रांजैक्शन, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 450 जी। 7 नंबर जिस बच्चों ने पूछा था सबको क्लियर हो गया? ये देखो, ये एसिड्स में चेंज और ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रिवर्सल जी। 8th, अब बैलेंस ऑफ ₹713 द सेल्स लेजर। भाई सेल्स अकाउंट नहीं है, सेल्स जर्नल भी नहीं है, सेल्स लेजर से मुराद होता है रिसीवेबल अकाउंट। और ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में पढ़ा था, इंट्रो टू अकाउंटिंग। सेल्स लेजर से मुराद है रिसीवेबल, मतलब इसका ताल्लुक हमारी सेल्स से नहीं है। सेल्स लेजर का वर्ड सुन के बच्चा समझता है शायद सेल्स को जाके ठीक करना है, सेल्स नहीं भाई, रिसीवेबल को करना है। तो कहते हैं रिसीवेबल का जो बैलेंस है 730 इज टू बी ऑफसेट अगेंस्ट बैलेंस ऑफ ₹880 इन द, और परचेज लेजर से मुराद पेएबल अकाउंट है। ओके, परचेजेज अकाउंट नहीं है, यहां पर पेएबल अकाउंट है ये हमारे पास, और ना ही ये परचेजेज जर्नल है। एक 730 है, दूसरी 880, और हमने क्या करना है? ऑफसेट। ऑफसेट से मुराद जब पेएबल्स और रिसीवेबल्स आपस में ऑफसेट होते हैं तो कॉन्ट्रा सेटलमेंट, तो हमेशा पेएबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन स्मॉलर अमाउंट के साथ। और स्मॉलर अमाउंट किसकी है? और इस बात में हमें कोई गर्ज नहीं है कि वो स्मॉलर अमाउंट पेएबल की है या रिसीव, तो हमने क्या जाके रिकॉर्ड कर देना? 8th ट्रांजैक्शन, पेएबल्स अकाउंट टू receivables account by amount 730। ओके हो गई ये बात क्लियर? क्या प्रॉफिट पे कोई फर्क जाएगा? अच्छा, क्या कोई और ऐसी एडजस्टमेंट है जो प्रॉफिट में जाके हम लोगों ने लिखनी हो? तो बस इसको कैलकुलेट करें, 973560, और यहाँ पे जरा देखें, ये लास्ट एडजस्टमेंट भी समझ आ गई होगी आपको, और साथ में ये देखो 973560। क्लियर? अच्छा, मैं ना आपके काम को जरा आसान करता हूँ। भाई अभी आप लोगों ने देखा, आपको ना जरा सोचना पड़ता है कि भाई परचेजेस का मेरी कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या इफेक्ट जा रहा है, परचेजेस कम करूं तो कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या इफेक्ट है, ज्यादा करूं तो क्या होगा, फिर उसका इफेक्ट प्रॉफिट्स पे क्या होगा, परचेज रिटर्न का क्या इफेक्ट जाना है। इस किस्म की बहुत सी चीजें आपको काफी ज्यादा मरतबा सोचनी पड़ती हैं। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने रेक्टिफाइंग एंट्रीज में से सिर्फ आइडेंटिफाई करना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू कौन सी है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हेड कौन सा है। जैसा कि हम जैसे इधर पहुंचे ना, ये देखें, ये मेरे पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज, इनमें जरा देखें प्रॉफिट को हिट कौन करेगा? जी, शाबाश,
जी हाँ जी, ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने अपने पास सबसे पहले आइडेंटिफाई कर, सिर्फ ये एडजस्टमेंट्स हैं जो आपके प्रॉफिट की रिकॉन्सिलिएशन में जाएंगी, प्रॉफिट की रिकैलकुलेशंस का पार्ट बनेगी। अब बात ये आती है कौन सी ऐड होंगी और कौन सी लेस होंगी। हर वो एंट्री जो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट हो रही है वो आपके प्रॉफिट को कम करेगी, और हर वो एंट्री जो आपके रेक्टिफाइंग एंट्रीज के अंदर क्रेडिट हो रही है आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाए। अब आपको कुछ नहीं सोचने की जरूरत कि परचेज डेबिट है, क्रेडिट है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स है, जो मर्जी है, डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या देखना है, डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट में से लेस करोगे, क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट में ऐड करो। अब जहां पर देखो क्रेडिट हुई परचेजेस, मैंने ऐड कर दी, प्रॉफिट और लॉस डेबिट हुआ, मैंने लेस कर दिया। जहां पे ये परचेजेस क्रेडिट हुई, ऐड हो गई, डेबिट हुआ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो लेस किया, और यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास क्रेडिट हुआ तो ऐड। अब देखो मुझे ये नहीं याद रखना कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा तो मैंने ऐड करना या लेस, मैंने ये याद रखना है डेबिट है तो ऐड है, क्रेडिट है तो सॉरी डेबिट है तो लेस है, क्रेडिट है तो ऐड। गॉट इट? क्यों? क्योंकि बेटा प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है, प्रॉफिट इनकम की नेचर क्रेडिट। अगर कोई आइटम डेबिट होगा तो वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट होता है, तो वो आपके प्रॉफिट को कम करेगा। और अगर कोई आइटम क्रेडिट के तौर पे जाता है तो वो रिडक्शन इन एक्सपेंस या आपकी इनकम होता है और आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। ये बात समझ आ गई? अब कभी भी आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पे तो शायद थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ जाए, लेकिन आपको कभी भी प्रॉफिट पे एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो प्रॉफिट के आपके 4 से 5 नंबर होंगे ना, ये मुफ्त के नंबर, और ये 100% मार्क्स ये आप लोगों के। क्लियर? क्योंकि हम लोग आसान चीज पढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि इस एक चैप्टर ने ना आपका 10% वेटेज को कवर कर दिया। बाकी भाई पास करने के लिए सिर्फ 40 चाहिए, पेपर कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 90। लेकिन वो 40 अब आप लोगों को चाहिए 90 मार्क्स में से। आपकी ये 50% वैल्यू जो परसेंटेज है ना, ये अब कम हो चुकी है, अब ये 50% नहीं है। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए बेटा। अब इसी तरह से ये जो 32 था, आपने इसकी जर्नल एंट्रीज तो रिकॉर्ड की होंगी, लेकिन अब इसका ना आप प्रॉफिट की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, करेक्ट अमाउंट ऑफ एंड, अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा, मतलब इसके ऊपर से एफर्ट है। हर वो जर्नल है, हर वो ट्रांजैक्शन जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट को हिट करे आपके नेट प्रॉफिट को करेगी। हाँ, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो चुका है ना, तो उसका चेंज का इफेक्ट नेट प्रॉफिट पे आएगा, तो उसको आपने ग्रॉस और नेट दोनों के ऊपर लेकर आना है। गॉट इट? लेकिन अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो आपके नेट प्रॉफिट को चेंज कर रही है, तो ग्रॉस के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं जाता। जैसा कि आपके एक्सपेंसेस, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट को हिट नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके नेट प्रॉफिट को चेंज करेंगे। तो बस यहां पे ना इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट का कॉलम अलग बनाना है और नेट प्रॉफिट का कॉलम आपने अलग से। ऑल राइट, तो फिर जाके काम बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन सिर्फ 2 कॉलम बना के करने हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए एक ही कॉलम बना लेना, लेकिन अमाउंट्स के 2 कॉलम के, ये ग्रॉस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है और ये नेट प्रॉफिट, ये आपने अच्छे तरीके से ट्राई करके आना, ऐसे समझ के जैसे आई कैप का एग्जाम। क्लियर? और साथ में वो जो आपके पास एग्जांपल नंबर 34 थी, इसमें भी आप लोग इसके ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक कर सकते हैं।
और किसी किस्म के एडजस्टमेंट ना समझ आए तो कल इनकी हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।